नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज जुड़ जाइए जल्दी से, क्योंकि आज आपने 3-4 दिन में जो पढ़ा है उस सब को टेस्ट करने का समय आ गया है। आपको नोट डाउन करना है कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। मुझे उम्मीद है कि आप सही ज्यादा करेंगे, ठीक है? तो आपको बस ये करना है, नोट डाउन करना है कौन कौन से क्वेश्चन आपने क्या किए हैं बेटा। रॉन्ग क्वेश्चंस, जो गलत सवाल हैं, केवल उन्हीं को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? और मुझे पूरी उम्मीद है आप इनको अच्छे से और सही करेंगे, ठीक है? जुट जाइए जल्दी से। विनय, पायल गुप्ता, 2 बच्चों के मैसेज हैं अभी बस। विनय, पायल गुप्ता, राधे राधे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाइयों, गुड इवनिंग बहनों। चलिए, हेलो सर। हाँ, ये हेलो हाय पूरी जोड़ रहे हैं, इनका अच्छा है, पढ़ने में थोड़ा सा कम रहे बच्चों का। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तैयार हो? एक बार थम्स अप कि हाँ जी हमने मेहनत की है 4 दिन और हम इसको पूरा करके दिखा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है ये जो आप करवा रहे हो ना, ये तो एवं ही है हमारे लिए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल, मध्य पूर्व में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों ने किया? पहले 40 सवाल इसमें कहीं ना कहीं आए हुए हैं। पहले 40 सवाल और उसमें से लगभग 20-22 तो केवल कांस्टेबल के, बाकी भी यूपी के ऐसे एग्जाम के हैं जहां ये सब टॉपिक किसमें दिए हुए थे? ये सब दिए हुए थे बेटा किसमें? ये सब टॉपिक दिए हुए थे सिलेबस में, तो वो वहां से हैं सारे सवाल। अब आपको एक बहुत माइन्यूटली एक चीज देखनी है कि किस तरह के सवाल ज्यादातर आ रहे हैं, तो आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस देना है। देखो, हमें सिलेबस में पढ़ना थोड़ा फालतू पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो सवाल आया है वही सवाल आ जाएगा दोबारा, पर आपको क्योंकि उस तरह के सवाल आते रहे हैं उन पे खास फोकस देना है जब भी आप रिवीजन करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार बच्चों ने कहा है जी। मैरीटाइम जो मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट नामक अभ्यास हुआ है ना, तो जी इसमें 3 देशों ने हिस्सा लिया, और वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो उसमें चीन है, ईरान है, रूस है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, चीन, ईरान, रूस, ठीक है? चीन, ईरान, रूस। आगे देखिए, अगले सवाल पे, भारत में LWE का पूर्ण रूप क्या है? ये सवाल आया हुआ है बेटा पेपर में, शायद कांस्टेबल का ही PYQ है ये। LWE, तो ध्यान रखना है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जब कोई वामपंथी तो हो, लेकिन इतना वामपंथी हो, इतना वामपंथी हो कि भाई बिल्कुल पूरी तरह से वो जो है बहुत ही ज्यादा वामपंथी हो। वामपंथी का मतलब होता है ज्यादा जिसको, मतलब बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो है ना उसे उनसे लेना देना ही नहीं है, देश, राष्ट्रीयता वगैरह इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो LWE का हो जाएगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा LWE का। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेषीकृत सैन्य दल के रूप में जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इकाई बनाई गई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मतलब है NSG। NSG, इसकी स्थापना कब हुई है? इनकी स्थापना कब हुई है? तो इनकी स्थापना हुई है 1984 में। 1984 में इनकी स्थापना हुई है। चौथा सवाल है, भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए इनमें से कौन से अधिनियम को लाया गया या किसे अधिनियमित किया गया? आंतरिक सुरक्षा जो अस्थिर, जो स्थिर नहीं थी, तो इसे रोकने के लिए हमारे यहां एक कानून आया, और उस कानून का नाम क्या है? उस कानून का नाम है सीधे सीधे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, UAPA, ठीक है? UAPA, तो गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है? तो एजुकेशन कौन सा रोल प्ले कर सकती है
कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने में, उसको बढ़ावा देने में। तो देखो, सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है विभिन्न धर्मों के लोग शांति से रहें, प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। बेटा टाइप करने की जरूरत नहीं है, टाइप मत करो, आप बस ये देखो, आप आंसर दो खुद को और वो सही था या नहीं था। टाइप की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो देख भी नहीं पा रहा कौन क्या टाइप कर रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूं। इस वाले गणित को भूल जाओ, हमें अपने आप को जवाब देना है ये, और फिर देखना है कि मेरा सही या गलत। गलत दिशा में नहीं चलना, ये हमें केवल खुद को जवाब देना है, खुद के प्रति केवल हमें जिम्मेदार होना है। तो शिक्षा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। दूसरा है, शिक्षा का सामाजिक समरसता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, विकल्पों में से कोई नहीं, ये भी अभी छोड़ो। और शिक्षा अज्ञानता और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है, उल्टा हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो इसमें से आ सकता है, और वो है 5 का ए। ठीक है, 5 का ए। आगे आ जाइए। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? ये पीएसए जो है, मैंने फिर एक बार मैं बता दूं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर ये जब पूछा गया था 2018 के आसपास, तब जम्मू कश्मीर जो है एक राज्य हुआ करता था और उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। अब वो स्पेशल स्टेटस है नहीं, ठीक है। तो अब लेकिन क्योंकि ये नियम रहा है लगातार, तो इससे सवाल फिर भी बन सकता है दोबारा कि ये राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेता है। नंबर 2, सामुदायिक पुलिसिंग और सहभागिता को बढ़ाता है। इसमें कुछ नहीं है बेटा। संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद और सुलह को बढ़ावा देता है, ये भी नहीं है। सीमा सुरक्षा और निगरानी उपायों को मजबूत करता है। तो अगर कॉमन सेंस भी बच्चा देख ले, आप में से मैक्सिमम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए जो हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध लोग हैं उनको हिरासत में लेता है। ये बिल्कुल ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम जम्मू कश्मीर का जो है। भारत में रेड कॉरिडोर क्या है? ये सवाल पूछा हुआ है दिल्ली यूपी पुलिस कांस्टेबल में। नहीं, नोट नहीं करना बेटा, इसी में पढ़ते रहना इनको। तो भारत में रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा क्या है? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो नक्सली या माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है क्या? अब इसके अलावा वैसे तो देखो, ये जो है हमें पहला प्रश्न देखते ही पता चल गया, पर फिर भी अगर तीनों को देखोगे ना आप, तो अपने आप ही ये बिल्कुल क्लियर होकर निकल जाएगा 7 का ए। और ज्यादातर बच्चों का ये सवाल है भी ठीक, 7 का ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नीचे दिए गए विकल्पों में से आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? ये यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है, प्रीवियस में यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है बेटा। ये सारे सवाल आए हुए हैं, 40 नंबर तक सारे सवाल आए हुए हैं। तो 8 का हो जाएगा भैया रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव क्या होता है? एक्सप्लोसिव जो फट जाए, लिखना नहीं है, जो फट जाए। ये तो आपको मिलेगी ना, फिर क्यों लिखना है? तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, और ये सब उन्हीं में से तो है जो आपने पढ़ रखा है बिल्कुल यूपी के लिए। अरे बेटा यूपी की ही तो क्लास है ये, यूपी और होमगार्ड की दोनों की सेम सिलेबस है ये। कैसे कैसे सवाल करते हो, कितना लेट आप समझते हो चीजों को कई बार। चलिए, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के खिलाफ, ये कॉमन सेंस वाले सवाल हैं। आतंकवाद का विरोध कर रहे हो आप, ऐसा अभियान कोई चलाया था, उसका उद्देश्य क्या है? देखो, विद्रोही समूहों का समर्थन करना, ये तो उल्टा हो गया। समर्थन कैसे करेंगे भाई? बातचीत और समझौता, भाई ये बातचीत का ये भी नहीं है। और विद्रोहियों को माफी प्रदान करना या विद्रोहियों का सैन्य दमन, तो भैया अपनी मिलिट्री का यूज करके जब हम आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते हैं ना, तो अपनी मिलिट्री का यूज करके, अपनी सेना का यूज करके आतंकवादियों का दमन कर देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो देखो, ग्रीन हंट हमने से ना तो कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान है ये, ना एंटी पायरेसी ऑपरेशन है, ना मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान है। तो ये केवल और केवल नक्सल विरोधी अभियान की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? नक्सल विरोधी अभियान की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, आगे आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? एनएसजी का, भारत में एनएसजी का क्या है बेटा? उद्देश्य क्या है?
तो सीमा सुरक्षा की निगरानी करना पहला। नहीं भाई, एनएसजी थोड़ी और काम करेंगे। वित्तीय बाजार को विनियमित करना यानी रेगुलेट करना फाइनेंशियल मार्केट को, यह भी गलत है। पर आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, तो बेटा हाईजैकिंग, अपहरण भी ये हाईजैकिंग वाला नॉर्मल अपहरण नहीं, तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना एनएसजी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, एनएसजी 1984 में बना था। कब बना था? 1984 में। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? देखो ये सवाल शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जब पिछले बार आया होगा। ऐसे नॉर्मल बहुत सारी चीज हैं, आदमी पढ़ाए भी कैसे हर चीज को, पर इसका कॉमन सेंस देखो। बायोमेट्रिक जो है, बायोमेट्रिक आपका थंब इम्प्रेशन जो लिया जाता है, देखो तो समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग प्रदान करना, यानी इससे पता चल जाता है कि भैया कौन आदमी कहां है। ट्रैक हो जाता है क्या? इससे ट्रैक नहीं होता। मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है कि अगर हमारे पास बायोमेट्रिक है तो फिर हमें किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो? नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई कम करते हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर देते हैं, ये भी नहीं है। फिर क्या है? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। देखो बेटा, पहचान, इससे क्या होता है कि बायोमेट्रिक से आपका हाथ जो है, अंगूठा लगाया आपने, तो आप अपनी पहचान छिपा नहीं पाओगे। आजकल आधार से जुड़ा हुआ है सब कुछ, तो जब आपने अंगूठा लगा दिया तो आपका ही डेटा आएगा। और आपने झूठे कागज बनवा रखे हैं कि जी मैं तो ये हूं वो हूं, पर जब आपका बायोमेट्रिक लगेगा ना तो तुरंत सारा डेटा आ जाएगा सामने। तो मेन है, इससे आपकी पहचान हो जाती है, आपका वेरिफिकेशन हो जाती है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ये डी ऑप्शन है कि भैया ये आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको इंप्रूव कर देता है। एनआईए बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे फुल फॉर्म आएगा क्या? नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी है या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? तो सीधे जवाब आपको डी देना है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बेटा। ठीक है, हाँ आजकल कॉलेज में भी बायोमेट्रिक होती है कई जगह। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को, बल मतलब फोर्स, विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? इनमें से कौन है जो विमान, हवाई अड्डों पर अपहरण, इस तरह की स्थिति जब आती है तो उनका जवाब देने के लिए? तो एनएसजी है, केवल और केवल कौन है? एनएसजी इस तरह का फोर्स है बेटा। ठीक है, चलिए। खालिस्तान की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आतंकवाद रोधी क्षमता, जिससे हम आतंकवाद से लड़ सकें, आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो एबिलिटी है वो बढ़ सके, तो कौन सा है बताओ? देखो, राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केंद्र नहीं है। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड दूसरे नंबर पे। हमने देखा था नेट ग्रिड में क्या होता है, बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा डेटा, उस डेटा के आधार पे हम अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिक्योरिटी को इंप्रूव कर लेते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है, इसकी स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बेहतर करने के लिए की गई है, उनका समर्थन करने के लिए की गई है। ठीक है, इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा एक दो बार रिवीजन भी करना। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया था? ये मैंने आपको बताया था, ये एक सवाल आया हुआ है, बस इतना ही आपको करना है याद, केवल इतना ही कि कौन सा संगठन है जिसने क्या बनाया है बेटा? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन। और ये यूरोपीय संघ हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यूरोपीय संघ हमने इसमें देखा है। इससे एक ही सवाल बनने की संभावना रहती है। बस आगे ये कौन सी एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध यानी रॉ, जो आईबी, रॉ, सेना, नौसेना और हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है? तो देखो, आईबी से, रॉ से, नेवी का, आर्मी का और एयरफोर्स का जो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है, उन सब से सूचना लेकर
उसका अच्छे से विश्लेषण करना, उसके तारों को जोड़ना, छोटी इंफॉर्मेशन से बड़ी खबर निकालना, ये किसका काम है बेटा? अरे इंटरपोल थोड़ी करेगा। हम अपनी आईबी की जानकारी इंटरपोल को थोड़ी देंगे, हम रॉ की जानकारी थोड़ी देंगे। ये तो हमने एक पढ़ा था, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, जेआईसी पढ़ा था हमने, जब हमने इसमें सब कुछ देखा था कि खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सेना, नौसेना और जो हवाई सेना है हमारी, उन सब से जो भी जानकारी उनकी इंटेलिजेंस की आती है ना, तो एक जॉइंट कमेटी बनी हुई है उसके लिए। जॉइंट कमेटी बनी हुई है जिसे हम कहते हैं जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी या संयुक्त आसूचना समिति। हिंदी और अंग्रेजी दोनों देख लिया करो, कभी कभी कोई चीज अंग्रेजी में ज्यादा आसान रहती है। तो आंसर आ जाएगा सी। सीआरपीएफ पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? ये पिछले बार सवाल पूछ लिया, इसे पता होना चाहिए था भैया, ये तो सारे के सारे मुख्यालय दिल्ली में ही है। ये आप क्या पूछ रहे हो छोटा सा? जीडी के लिए ले सकते हैं क्या सर जी? नहीं बेटा, जीडी का ये टॉपिक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद लिखा हुआ है, केवल तब इस टॉपिक को लो आप, केवल तब, ठीक है। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में कराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जेलेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? अब देखो, ये कॉमन सेंस का सवाल है। ये दर्रा छोड़ दो, एक लद्दाख में भी तैनात है और अरुणाचल में भी तैनात है, यानी ये हमारे देश के इस कोने पे भी और इस कोने पे भी तैनात है। तो कौन सा बल होगा वो? आईटीबीपी। क्यों? क्योंकि ये दोनों, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, दोनों हम किससे सीमा साझा कर रहे हैं? हम सीमा साझा कर रहे हैं बेटा चीन से। हम चीन से सीमा साझा कर रहे हैं और चीन से जो हमारी सीमा साझा होती है उस पर आईटीबीपी रहती है। आईटीबीपी इंटरनली जो भी चीज होती है उसे देखने के लिए सीआरपीएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश को, बांग्लादेश और पाकिस्तान के यहां कौन रहती है बेटा? तो ये बीएसएफ रहती है ना। एसपीजी केवल वर्तमान प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करती है, एसपीजी केवल वर्तमान प्रधानमंत्री को। तो हमको ये 2-3 भी पूछ लिए अगर, तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों भी पूछ लिए तो भी ठीक है। चलिए आगे आइए। नाम खाली स्थान है पहले। भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब में शामिल हो गया था, परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। तो हमने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम जो है उसका विस्फोट किया। कितने किलोटन? 15 किलोटन। 15 किलोटन याद रखना है। और इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। चलिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। आगे चलेंगे हम। नोट करना भाई कितने गलत कर रहे हो। भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है, यहां खाली स्थान पहले है कि ये भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में ये प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। इनमें कौन सा है वो बेटा? क्या एनटीआरओ तो नहीं है? एनटीआरओ तो नहीं है बेटा। एनटीआरओ जो भारत सरकार का विशिष्ट तकनीकी, और तकनीकी वर्ड कहां दिख रहा है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भैया भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी, ये केवल और केवल इस वर्ड से भी आप पकड़ सकते थे कि एनटीआरओ। एनटीआरओ ये राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड, जरूरी नहीं है तकनीकी चीज ही हो, वो कैसी भी सूचना हो सकती है, उस पर कैसी भी सूचना की जानकारी इकट्ठा करता है वो, जरूरी नहीं है केवल वही हो। लेकिन ये एनटीआरओ जो तकनीकी कोई जानकारी है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई सूचना है, ये उससे संबंधित है एनटीआरओ, ठीक है। चलिए आगे आइए। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए होता है?
तो देखो स्पेशल प्रिवेंटिव रिस्पॉन्स, बहुत सारी कोई क्या हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो हमें बस कोई कीवर्ड पकड़ना है। भैया भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में हमने बताया था हमारे यहाँ कौन सी चीज चलती है, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। चाहे प्राकृतिक आपदा आती तो भी यही करता है, अगर नॉर्मल कोई आपदा आती तो भी यही करता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, कोई भी डिजास्टर आ जाए, कैसे भी डिजास्टर आ जाए, वो यही काम करता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा आते ही तो एनडीआरएफ का नाम सीधे सीधे हो जाएगा। अब बहुत से लोगों ने इसमें एसपीजी कर दिया होगा, बेटा स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स नहीं, आपदा आते ही खासतौर पे प्राकृतिक एनडीआरएफ वाले जाते हैं सबसे पहले, एनडीआरएफ वाले सबसे पहले जाते हैं। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रदान किए गए विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल का नाम क्या है? देखो छत्तीसगढ़ को विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल यानी नक्सलों से लड़ने के लिए एक फोर्स बना दी छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली, तो उसका नाम क्या है? क्या कोबरा तो नहीं है? क्या कोबरा है भाई? ब्लैक पैंथर है। क्या है? ब्लैक पैंथर। कोबरा तो सीआरपीएफ का एक हिस्सा है। कोबरा क्या है? सीआरपीएफ का ही एक हिस्सा है, वो स्पेशली किसी एक चीज के लिए नहीं है, तो ब्लैक पैंथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक पैंथर। ठीक है, चलिए कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो उसके आसपास के मध्य प्रदेश में भी चलता है, हमने देखा था। लेकिन इसमें देखो ये आया हुआ है पेपर में, PYQ है ये। अगर आपको वो 7 याद नहीं भी होंगे ना तो अभी अपने आप ही बता दोगे कि गोवा कहाँ से आएगा। गोवा तो नहीं है ऑप्शन में, गोवा अपने आप ही नहीं आएगा। उड़ीसा में चलता है ठीक है, लेकिन इसमें सीधे सीधे गोवा खुद ही नहीं आएगा। ठीक है, गोवा नहीं आएगा, तो 24 का आंसर हो जाएगा गोवा। ISIS क्या है बताओ? ISIS क्या है? तो इराक और सीरिया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है क्या? मध्य पूर्व एशिया में तेल निर्यातक फर्म है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, कभी इसको कोई गलत कर दे, वो तो ISI है। और बेटा जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टी तो ये है इराक और सीरिया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन। बेटा 9 माना है ना, 9 इसलिए माना है मेरे शेरों, 2019 में एक अमेंडमेंट आया था, तो उसके बाद एक अमेंडमेंट, तो 2019 के अमेंडमेंट से पहले उसमें कुछ कम हो गए थे, इसलिए 9 माना है। NHRC में जो 9 माने गए हैं ना, वो इसलिए माने गए हैं सदस्य क्योंकि वो उससे पहले 2006 के उसमें अमेंड करके कम कर दिए थे, पर 2019 में फिर एक और अमेंडमेंट हुआ है, और 2019 के इस अमेंडमेंट के बाद ये संख्या बढ़ी है। 2019 के अमेंडमेंट के बाद बढ़ी है, तो अब या तो 12 ऑप्शन में आ गए 13, अध्यक्ष समेत 13 लोग हैं, अध्यक्ष से अलग 12 लोग हैं, 5 परमानेंट होते हैं NHRC में और 7 अलग है। ठीक है, तो इसलिए 19 में ही तो चेंज हुआ है, तो 19 में चेंज हुआ है, याद रखना। पेपर जिस दिन को वो चेंज हुआ है ना NHRC वाला, वो उस दिन से पहले पेपर हो गया होगा, इसलिए माना है वो। आज थ्योरी भी लिखाओगे क्या सर? नहीं बेटा, थ्योरी हो गई कल कंप्लीट, कोई थ्योरी नहीं बची इसकी। अब आगे देखिए, बोको हरम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ये कांस्टेबल में पूछा हुआ है। अब ये नहीं पता है क्या हमें? यूपीपी कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है कि जी बोको हरम सीधे सीधे कर देना कि नाइजीरिया का है, नाइजीरिया का है। बोको हरम कहाँ का है? नाइजीरिया का। सीमा सुरक्षा बल कब बनाया गया? ये पूछा हुआ सवाल है, BSF। तो सीधे सीधे ही सवाल आ जाएगा भाई, BSF तो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसके बाद जरूरत महसूस हुई कि इस सीमा के लिए एक विशेष बल बनाया जाए, तो वो BSF है। सीधे सीधे 1965 हो जाएगा BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में एक नवीन इकाई बनी थी, ATS। उस ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? हमने देखा था ATS, ये सबसे पहले हम कहाँ देख रहे थे? महाराष्ट्र में, वैसे फिर बाद में यूपी की ATS भी बनी। तो अगर इसमें कहीं भी बम होने की सूचना आती है ना ATS को, तो उसके साथ ध्यान रखना है बेटा, उसके साथ बम निरोधक दस्ता भेजा जाता है, BDS,
बम डिस्पोजल स्क्वाड। आजकल तो ये हर राज्य में बन गया है, अभी तो दिल्ली में भी बीडीएस अलग चलता है, ठीक है, तो अभी ज़्यादातर ये हर जगह बन गया है। तो सीधे सीधे बम निरोधक दस्ता, बम निरोधक दस्ता। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था? तो देखो 4 हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया, एक को आतंकवादियों को हवा में ही उड़ाना पड़ा और 3 टावरों से इन्होंने टकरा दिए। 3 जो हैं वो तो टावरों से टकरा दिए अमेरिका में जाके, अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, लोगों का भी नुकसान हुआ और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ। ऐसा झटका जो आतंकवाद का पहले अमेरिका को कभी नहीं मिला था। शायद उस वजह से ही उनकी थोड़ी सी फिर सोच भी चेंज हुई, करे यार ये तो खतरनाक चीज है, ठीक है। तो सीधे सीधे 4 थे, लेकिन जो जाके लगे वो 3 ही थे बाद में। भारतीय सेना कितनी कमान में है बटी हुई? तो देखो मैं पहले नेवी का बता दूं, नेवी 3 कमान में है, नेवी की 3 कमांड है, यानी पूरी नेवी 3 जगह से संचालित होती है, कमान है इसकी, और ये 7 है। इन 7 में से एक ट्रेनिंग की कमांड है, इन 7 में से एक ट्रेनिंग की कमांड है। क्या है? इन 7 में से एक ट्रेनिंग की भी कमांड है बेटा, ठीक है। चलिए, कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति कौन सी थी? तो जब कारगिल समस्याएं जो थी उन पर एक समिति बैठाई गई जांच के लिए, उसका नाम था के सुब्रमण्यम समिति। ये आए हुए सवाल हैं सारे, ये सारे यूपी के उन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ज्यादातर तो कांस्टेबल और एसआई के हैं ज्यादातर, ये क्योंकि होमगार्ड का पहले पेपर हुआ नहीं है तो उनके लिए यही जरूरी है। तो ये सारे के सारे लेकिन आए हुए हैं, ठीक है। तो कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति के सुब्रमण्यम समिति थी। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया था? तो स्माइलिंग बुद्धा जो है भारत ने 1974 में किया था। आप एक डेट देखना आज जाके, या अभी बताओ क्या 18 मई के दिन किया होगा? क्या 18 मई के दिन किया था? क्या उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो थी वो हमारी इंदिरा गांधी जी थी? तो ये सवाल आपको बताना है, ठीक है, ये सवाल। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, 1974 में किया था। 1998 में भी जो किया था ना, क्योंकि ये भी हमारी उससे जुड़ा हुआ है, 1998 में ऑपरेशन शक्ति, उस समय ऑपरेशन शक्ति, कौन सा है मेरे भाई? ऑपरेशन शक्ति। और ये 11 एंड 13 मई, ये 1998 में कौन कौन सी डेट है? 11 और 13 मई है, 11 और 13 मई। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, अटल। तो ये भी मील का पत्थर है हमारे लिए, ये भी मील का पत्थर है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखेंगे, यूएपीए का पूर्ण रूप क्या है? यूएपीए ये जो 1967 में एक्ट आया था, 1967 में एक जो कानून आया था, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जल्दी बताओ पोटा कब आया था? पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, क्या पोटा 2002 में आया था? क्या 2002 से 2004 तक ये चला? बस 2004 तक चला बेटा पोटा, राजा भैया पे लगाया गया था और उनके पिताजी पे, ठीक है, पोटा है। एक टाड़ा है, क्या 1985 में आया था टाड़ा? हाँ या ना में बता दो बस, क्या टाड़ा 1985 में आया था? क्या टाड़ा जो है 1985 में आया? ठीक है, और ये 1985 से 1995 तक चला है, 1995 तक, तो 1985 से चला है और 1995 तक। टाड़ा बेटा 2 साल ही, ये पोटा 2 साल ही चला भाई। पोटा, पोटा तो पोता है 2 साल का, पोता तो जी 2 साल का है, बस पोता 2 साल का है, ठीक है। चलिए, उनका पोता 2 साल का है, बस 2 साल उम्र है उसकी अभी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? हमने कई ऑपरेशन चलाए हैं हाल ही में, तो उनको बेशक आप करंट अफेयर में पढ़ ही रहे होगे, नहीं पढ़ रहे हो तो नज़र मार लेना। तो ये सवाल बस मैंने एक रख लिया है ताकि मुझे याद रहे कि ये आपको बताना है। तो हमने ऑपरेशन कौन सा चलाया था? देवी शक्ति। यूक्रेन से बेटा हमने लोगों को निकालने के लिए क्या ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था या कुछ और चलाया था? बताओ, क्या मैंने सही निशान लगाया है? गलत, गलत, ठीक है, देवी शक्ति नहीं लगाया था। कौन सा? गंगा, यूक्रेन से गंगा। और ये थोड़े टाइम पहले ही चला था और आपने सबने वही कर दिया। मैं कुछ भी बोलूंगा तो सही कर लोगे उसे,
सही मान लोगे? ऑपरेशन गंगा ये तो बहुत पुराना भी नहीं है, लेटेस्ट ही है। ऑपरेशन देवी शक्ति आप देखोगे जाके तो फिर आपको जब अफगानिस्तान वगैरह चेक करोगे ना तब आपको मिलेगा वो ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, चलिए आगे आओ। ऑपरेशन बंदर किस घटना का कोड नेम था? देखो, पुलवामा के बाद हमने एक एयर स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद हमने क्या की है? एक एयर स्ट्राइक की, यानी पाकिस्तान पे हमने हवाई हमला किया। एयर स्ट्राइक का मतलब सीधे सीधे शब्दों में तो हमने जो किया, तो ध्यान रखना है, क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक थी वो? क्या बालाकोट? ऑपरेशन बंदर किस घटना का कोड नेम था जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की? तो वो नाम था, याद रखना है, वो नाम था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर तो हमने किसके बाद किया था? पुलवामा के बाद। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का अभियान क्या है? क्या देवी शक्ति है? या अफगानिस्तान से तो मैंने अभी बता ही दिया था। अफगानिस्तान से जब भारतीयों को निकाल के लाए हम तो ऑपरेशन देवी शक्ति उसका नाम था। क्या था? देवी शक्ति। और यूक्रेन से लाए ऑपरेशन गंगा के तहत। के सुब्रमण्यम समिति का गठन किस युद्ध के बाद किया गया? सीधे सवाल, कभी उल्टे तरीके से पूछ लेता है, कभी दूसरे तरीके से। तो जो कारगिल युद्ध था 1999 का, क्या के सुब्रमण्यम समिति का गठन इस युद्ध के बाद किया गया है? तो हाँ जी, इस युद्ध के बाद किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ है बताओ? क्या कश्मीरी आतंकियों के? क्या नक्सलवाद के? क्या नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी हैं मिलिटेंट? क्या तस्करों के खिलाफ है? तो हमें सीधे सीधे पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है वो किसके खिलाफ है? नक्सलवादियों के खिलाफ चलाया गया था। किसके खिलाफ चलाया गया? नक्सलवादियों के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन ग्रीन हंट। आप में से ज्यादातर बच्चे भाई बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा अभी भी नई चीजें कर पा रहे हैं, मतलब उन्हें अभी 1-2 रिवीजन और चाहिए, और साथ में सवालों से प्रैक्टिस भी चाहिए। ठीक है, बाकी ज्यादातर आप लोगों को आनंद आ रहा है क्या? सवालों को अटेम्प्ट करने में आनंद आ रहा है? अगर आ रहा हो तो एक बार थम्स अप चाहूंगा आपका। सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? आपको बताना है सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे, बताओ जल्दी से। सीबीआई की जिन्होंने स्थापना की थी उसके संस्थापक निदेशक कौन थे? यानी पहले, क्या डीपी कोहली थे? क्या डीपी कोहली? क्या डीपी कोहली? तो जो बच्चे कह रहे हैं डीपी कोहली, जो डीपी कोहली कह रहे हैं, क्या वो ठीक है बताओ? तो वो ठीक है। सीबीआई की जब स्थापना हुई तो डायरेक्टर, देखो सीबीआई का सबसे ऊंचा पद है। नॉर्मली डायरेक्टर सबसे ऊंचा पद नहीं होता हर जगह, पर सीबीआई का सबसे ऊंचा पद डायरेक्टर ही होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। रॉ की स्थापना कब हुई थी? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का मतलब है यहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ की स्थापना इनमें से कब हुई है? क्या 1968 के बाद हुई है? क्या 1968 के बाद, जब हमने देखा कि पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण कर दिया, उससे पहले चीन ने आक्रमण कर दिया, जबकि हम तो इनको अपना दोस्त माने बैठे हुए थे। तो हमें लगा कि हमारा जो एक इनपुट है, हमें यही नहीं पता होता बाहर के देश हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। बाहर से हमें कोई इंटेलिजेंस ही नहीं होती, इसलिए हमने एक संस्था बनाई, उसका नाम था रॉ। और वो कब बनी है? 1968 में। 1968, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस की फेल्योर हो गई, आईबी हमारी विफल हो गई थी। आईबी हमारी विफल हो गई थी। उसके पहले प्रमुख थे आर.एन. काओ, यानी रामेश्वर नाथ काओ। तो ये इसके पहले प्रमुख हैं आर.एन. काओ। जैसे डीपी कोहली सीबीआई के पहले चीफ थे, वैसे ही आर.एन. काओ, तो एक तरह से जनक भी बोल सकते हो इसे रॉ का। ठीक है, चलिए। भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी, देखो इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। ये फ्रांस में है इसका मुख्यालय। इंटरपोल का मुख्यालय भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इंटरपोल जैसे फ्रांस में है, वो इंटरनेशनल पुलिस है एक तरह से। तो भारत में अगर उससे कुछ भी बात करनी है, कुछ भी हमें एक कम्युनिकेशन करना है, या कोई भी काम उससे करवाना हो अपना, तो हमारे यहाँ कौन सी एजेंसी काम करेगी? बेटा इंटरपोल से हमारी एक एजेंसी काम करती है, और वो है सीबीआई। ध्यान रखना, इंटरपोल की नोडल एजेंसी, यानी इंटरपोल जो है उससे हम किससे के थ्रू संपर्क करेंगे? उससे हम बेटा सीबीआई के थ्रू संपर्क करेंगे, सीबीआई के थ्रू, याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेट ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड,
नेट ग्रिड को क्या कहते हैं? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहते हैं। तो नेट ग्रिड का उद्देश्य क्या सीमा सुरक्षा है? नहीं, इसका तो खुफिया डेटाबेस यानी इंटेलिजेंस का डेटाबेस, डेटा इकट्ठा करना है इसका उद्देश्य। जितना डेटा ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो ध्यान रखना है ये हो जाएगा बी, खुफिया डेटाबेस इकट्ठा करना। एनआईए का मुख्य कार्य क्या है? देखो, ना तो ये भ्रष्टाचार की जांच करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ना ये इलेक्शन की मॉनिटरिंग करेगी यानी चुनाव की निगरानी, ना ये कस्टम सीमा शुल्क लगाएगी, ये आतंकवाद से संबंधित घटनाओं की जांच करेगी, आतंकवाद से संबंधित घटनाओं की। और उन घटनाओं को फेस करना, उनको मतलब क्या बल प्रयोग करके खत्म करना, वो एनएसजी का काम है, वो एनएसजी का काम है। ठीक है, वो एनएसजी का काम है। रॉ सीधे किसको रिपोर्ट करती है बताओ? रॉ क्या हमारे पीएम को करती है? तो पीएम को करती है भाई, सीधे सीधे रॉ हमारे पीएम को ही रिपोर्ट करती है। इसको रिपोर्ट करती है, सीधे हमारे पीएम को रिपोर्ट करती है रॉ। ठीक है, चलिए, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, इसे पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है, इसे पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम शुरू में कछारलेवी था। ये सबसे पुराना बल है, ये सबसे पुराना बल भी है, और इसका नाम है, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, 1835 में। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में नहीं है, और ये है असम राइफल। कौन सी है? असम राइफल बेटा। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी किसे कहा जाता है? असम राइफल को। ठीक है, शिलोंग मेघालय में मुख्यालय है। और क्या ये भारत म्यांमार सीमा पे काम करती है? क्योंकि आईटीबीपी तो भारत चीन पे तो आईटीबीपी करती है, तो क्या ये भारत म्यांमार सीमा पे काम करती है? तो हाँ जी या ना जी, बताओ जल्दी, हाँ जी या ना जी, हाँ जी या ना जी बता दो बस। क्या ये भारत म्यांमार सीमा पे काम करती है, जैसे आईटीबीपी भारत चीन पे करती है, जैसे बीएसएफ भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश पे करती है, जैसे एसएसबी, जैसे एसएसबी किस पे करती है बेटा? नेपाल और भूटान सीमा पे, नेपाल और भूटान सीमा पे। बहुत शानदार मेरे साथियों, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, बहुत, सबने कहा है हाँ जी। ये असम राइफल जो है, ये भारत म्यांमार सीमा पे काम करती है। ठीक है, इसकी उपस्थिति रहती है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, हमें इन सब चीज की जरूरत कौन सी सीमा पे पड़ेगी? देखो भाई, म्यांमार से हम लड़ नहीं रहे तो वहां शौर्य दृढ़ता नहीं होगी तो भी चल जाएगा थोड़ा सा काम। बीएसएफ में भी इस पाकिस्तान को तो बेचारे को ऐसे ही जब लपेटने का टाइम आएगा लपेट ही लेंगे। ठीक है, तो वहां भी शौर्य कर्तव्य निष्ठा थोड़ी सी कम चल जाएगी उनकी। और बेटा जो हाईएस्ट लेवल की है वो चीन, क्योंकि चीन सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए एक तरह से है। ठीक है, तो याद रखना है, ये आईटीबीपी का है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ये आदर्श वाक्य है कहाँ का? ये आईटीबीपी का है। ठीक है, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी कौन सी है? बाहरी, तो देखो ये बाहरी तो हमारी रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आरएन काओ पहले डायरेक्टर, इसके पहले चीफ आरएन काओ। पीएम को रिपोर्ट करती है, किसको रिपोर्ट करती है? पीएम को रिपोर्ट ये करती है। ठीक है, चलिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना मूल रूप से कब की गई थी? देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो असलियत में जब 1857 का संग्राम हुआ, ध्यान देना, 1857 का संग्राम हुआ तो उसके बाद एक एजेंसी बनाई थी कुछ टाइम बाद अंग्रेजों ने, ये देखने के लिए कि ये जो आतंकवादी, वो तो हमें आतंकवादी मानते थे ना, कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो हमारा था स्वतंत्रता संग्राम, और अंग्रेज क्या कहते थे उसको? आतंकवादी गतिविधियां। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो भाई हम अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं, तो हम अपने देश को आजाद कराएंगे क्योंकि वो हमारा देश है। लेकिन उन्हें लगता था ये तो मैंने कब्जा रखा है, इसे नहीं छोड़ूंगा, तो वो हमें इस तरह ट्रीट करते थे। तो इन सब चीजों की सूचना इकट्ठा करने के लिए, जैसे आज हम सूचना इकट्ठा करते हैं ना कि हमारे यहाँ कोई ऐसी गतिविधि तो ना हो जाए, अंग्रेजों ने अपने लिए किया था सबसे पहले अपने लिए किया था 1887 में। कब? 1887 में। ठीक है, यानी 1857 के 30 साल बाद। भाई ये सारी की सारी जितनी भी चीजें इंटेलिजेंस है, सूचना है, वो इकट्ठी करके हमें देते रहो। और फिर क्योंकि हमें भी ये चाहिए थी,
अपने देश की सुरक्षा के लिए जब हमारा खुद का देश हुआ तो 1947 में इसका पूरी तरह से चेंज करके इसका नाम बदल दिया गया और आईबी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आईबी कर दिया गया, आईबी इसको कर दिया गया था। ठीक है, चलिए सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में सबसे पहले क्या थी ये? 1857 में सेंट्रल स्पेशल ब्रांच CSB। ठीक है, 1887 में, सॉरी 1887 में ये नाम था। फिर 1947 में गृह मंत्रालय के तहत आ गई है। किसके तहत? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये बन गई IB। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन NIA, इनमें से क्या संसद हमले के बाद या मुंबई हमले के बाद? बताओ। तो जो बच्चे कह रहे हैं जी मुंबई हमले के बाद, वो ठीक है, मुंबई हमला, क्योंकि हमें याद है संसद हमले के टाइम पे बहुत ज़्यादा अखबार कुछ नहीं हुआ करते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा उसका याद नहीं है। पर ये इस टाइम तक भाई हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, नौकरी की, तो ये हमें याद है कि ये जो 26/11 को मुंबई हमला हुआ था उसके बाद NIA का गठन किया गया था। CBI किस मंत्रालय के अधीन है? तो देखो CBI ना तो गृह मंत्रालय के अधीन है, ना तो रक्षा के, ना तो विदेश के। एक कार्मिक मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये DOPT नाम से भी आ सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ये इस मंत्रालय के अंतर्गत CBI आती है। ठीक है, CBI इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सशस्त्र सीमा बल किन देशों की सीमाओं की रक्षा करता है? SSB। तो ध्यान रखना है, पाकिस्तान चीन में तो हमारा नहीं करता ये, बांग्लादेश में तो हमारी BSF रहती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ चीन है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो केवल नेपाल और भूटान सशस्त्र सीमा बल। इनके साल जरूर याद कर लेना, थोड़ी बहुत डेट कहीं कहीं अलग दे रखी है, विकिपीडिया पे अलग दे रखी है, कोई बुक देखोगे अलग देख रखी है, पर साल हमेशा एक है, साल जरूर याद कर लेना। वैसे भी आपने देखा है बहुत ज़्यादा, हर बार मतलब डेट तो पूछी नहीं है, BSF का पूछा है तो वो भी साल ही पूछा था, BSF का एग्जाम में पूछा हुआ है, साल ही पूछा हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत होना, साल ही याद कर लेना, ईयर। ठीक है, डेट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी है तो उसको परेशान नहीं होने की जरूरत। जीवन पर्यंत कर्तव्य, जिसको हम कहते हैं ड्यूटी अनटू डेथ, यानी जब तक जिंदा है ना, जब तक मर ना जाए तब तक ड्यूटी करेंगे, तो ये किसका है? क्या BSF का है? बताओ, क्या BSF का है? क्या BSF का है? BSF का। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? CISF क्या 1969 में हुई है? बताओ, क्या CISF की स्थापना 1969 में हुई? हाँ या ना? क्या CISF की स्थापना 1969 में हुई? हाँ जी। असम राइफल का मुख्यालय क्या सीधे सीधे शिलोंग मेघालय में? शिलोंग मेघालय में। क्या ITBP की सुरक्षा, सॉरी भारत चीन सीमा या भारत तिब्बत सीमा, ऐसे करेंगे कि सुरक्षा कौन सा बल करता है? तो सीधे सीधे ITBP करता है। अब तो हमें सबका क्लियर हो गया ना, एक बार हम सब करेंगे। अगर सबका क्लियर हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ यानी उनकी सीमा पे BSF तैनात है, SSB बेटा भूटान और नेपाल पे है, ITBP का आपको पता है, ITBP चीन सीमा पे है, और भारत म्यांमार पे कौन सी है? भारत म्यांमार पे बताओ, भारत म्यांमार पे कौन सी है? क्या असम राइफल है भारत म्यांमार पे? ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब तो क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना क्या 1984 में हुई है? हाँ जी, 1984 में हुई है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये किसका मोटो है? जैसे ड्यूटी अनटू डेथ हमने देख लिया था, कर्मनिष्ठा वाला वर्ड हमने ITBP में देख लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे NSG, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो सर्वोत्तम तो भाई NSG देता है ना, सर्वत्र सर्वोत्तम तो NSG देता है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा NSG देता है। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, सीधे सीधे सवाल आएगा और सीधे सीधे जवाब आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा आंतरिक बल अगर मैं पूछूं, सबसे बड़ा आंतरिक बल भारत का सबसे बड़ा, यानी इंटरनल, जो अंदर देखता है चीजों को, आंतरिक बल। तो ये सवाल का जवाब जरा मुझे बता दो, भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बल कौन सा है? बताओ जल्दी।
बहुत शानदार। चंदन कुमार यादव जी सबसे पहले कह रहे हैं जी सीआरपीएफ है। बहुत शानदार चंदन भाई, सीआरपीएफ है ना। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस पहले से बोलते थे 1939 से, फिर आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया था सीआरपीएफ, और ये भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बल है। ठीक है, चलिए अभी हम क्या देख रहे थे, सवाल कौन सा था हमारा, ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, तो वो हो जाएगा असम राइफल। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है सीआरपीएफ का, बताओ बताओ। जीवन पर्यंत तो किसका है, बीएसएफ का, तो इसका है सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा करती है भैया सीआरपीएफ, सेवा और निष्ठा, सेवा और निष्ठा करती है सीआरपीएफ। ठीक है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी, अरे भाई ये तो अब सोते सोते भी कह देंगे बीएसएफ, सोते सोते भी सारे शेर कहेंगे। ब्लैक कैट के नाम से किसे जाना जाता है, क्या एनएसजी कमांडो को जाना जाता है, क्या क्या एनएसजी कमांडो, हाँ जी ब्लैक कैट कमांडो, हम एनएसजी कमांडो को जानते हैं, एनएसजी कमांडो को हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है, ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय, हाँ ये 3-4 सवाल एक उससे थे, एक संगठन है, उस संगठन पढ़ने में इतना आसान नहीं हो रहा था, तो मैंने इसके 3-4 सवाल ले लिए हैं। इन 3-4 सवालों को एक दो बार रट लेना। देखो, एक राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन है। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है आपस में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच प्यार प्रीत हो, मेल जोल हो, ये सिंपल भाषा में। तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन, उसकी एक कार्यकारी परिषद है, यानी एक काउंसिल सी बनी हुई है जो काम करती है। उसका अध्यक्ष आमतौर पर कौन होते हैं बताओ, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं बताओ इनमें से। तो उसके अध्यक्ष होते हैं, जल्दी से बताओ, क्या केंद्रीय गृह सचिव या कोई और, तो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, केंद्रीय गृह सचिव। दूसरा, यही राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंध और प्रशासन की जिम्मेदारी इसके किसकी होती है, तो इसकी कार्यकारी परिषद की होती है क्या, जो काम करती है, बताओ जल्दी, क्या सी है, तो इसकी कार्यकारी परिषद। फिर से देख लो सवाल, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी इसकी किसकी होती है बेटा, कार्यकारी परिषद की होती है। आगे आओ, सद्भाव प्रतिष्ठान के सचिव कौन होते हैं, यही जो है सद्भाव प्रतिष्ठान उसके सचिव कौन होते हैं, तो क्या प्रधान कार्यकारी अधिकारी होते हैं, प्रधान कार्यकारी अधिकारी, तो प्रधान कार्यकारी अधिकारी होते हैं। 3-4 सवाल रट ही लेना बिल्कुल, है ना। और राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी इसकी गवर्निंग काउंसिल की होती है। ये 3-4 सवाल आपको अलग से पढ़ लेने हैं, ठीक है, अलग से पढ़ लेने हैं। चलिए बेटा, मैंने सिलेबस कल ही बताया था, दिल्ली यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस तो मैं भी बता ही नहीं सकता, उनके बहुत सारे टॉपिक रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि होमगार्ड के ये स्पेशल टॉपिक चले हुए हैं, इनको हम कर लेंगे। देखो, एक बार यूट्यूब पे देख लेना, संडे, ठीक है, 8 या 9 PM मैं जनगणना करवाऊंगा, और वो जनगणना आपके टॉपिक में भी है। अगर आपको जनगणना, क्योंकि वो 3-4 बैच में अलग अलग चाहिए, तो वो मैं सारी की सारी सबके लिए एक ही साथ करवाऊंगा। आप कहेंगे तो बाद में आपके कोर्स में भी उसे डलवा देंगे, ठीक है। लेकिन ये यूट्यूब पे होगी संडे को 8 या 9 बजे, और ये एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। इस नॉर्मल क्लास में इसलिए भी नहीं करा सकते क्योंकि फिर 3-4 क्लास बनेंगी, तो फिर ऐसा करेंगे कि एक दिन तो करवा देते हैं इस जनगणना को, और फिर 5-7 दिन का टाइम देके आपको एक बार करवा देंगे बेटा इसका MCQ के तहत रिवीजन, MCQ के तहत रिवीजन, ठीक है। 2 चीज़ करा देंगे, लेकिन इसे लेना आप यूट्यूब पे ही, ये वहाँ आपको आनंद आएगा इस क्लास को लेने में। आपको ये भी पता रहेगा कि बाकी लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, कितने लोगों ने किया है, कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोगों का ठीक जवाब है, कितने का गलत है, तो एक बार ये देख लेना, है ना। कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं परसों ये लूँगा, परसों में ये लूँगा, आप चिंता मत करना। आप एक बार, मैं कह रहा हूँ होमगार्ड वाले बच्चे भी, हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। होमगार्ड वाले बच्चों के लिए भी वो कॉमन प्रैक्टिस सेट वैसे तो नॉर्मल चल ही रहे हैं, पर एक जो GS का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा मैं, शायद मार्च में ही 10 के आसपास से हो सकता है वो शुरू हो जाए। तो उसमें ना आपको, अगर वो 30-40 सेट भी आपने ले लिए,
आप बहुत बेहतर करके आओगे एग्ज़ाम में, आप चिंता ही मत करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो ये नौकरी, पुलिस या होमगार्ड की नौकरी इतनी आसान नहीं है, इसमें बाबू थोड़ी हैं बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल वाली नौकरी है, मेहनत चाहिए इसमें बहुत सारी। आपको इतनी जल्दी घबराना ही नहीं है। आप जिस दिन ना, बस आप लगातार क्लास लेते रहो। मैं कह रहा हूँ चाहे मेरा सिलेबस, वैसे ये होमगार्ड का मैं कह रहा हूँ, फिर आप ये कहोगे सारे के सारे कि नहीं भैया क्लास लो हमारी, तो चाहे कुछ भी करवाओ पर हमसे जुड़े रहो लगातार। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मेरा बिल्कुल 20 अप्रैल को भी सिलेबस होता ना, तो मैं संग संग आपको इतनी चीज़ें घुमवा देता कि आप बहुत बेहतरीन उसमें प्रदर्शन करके आओगे। बस घबराना नहीं है। बबीता कह रही है याद नहीं हो रहा है। बेटा मैक्सिमम बच्चों को आज सवाल सही आए हैं, उनका याद भी हो रहे हैं उनको, मतलब आपको थोड़ा सा रिवीजन एक्स्ट्रा करना है बबीता गुड़िया, रिवीजन करना है आपको। अगर याद नहीं हो रहा है और आपने 5 क्लास ली थी तो 2-3 बार उसका रिवीजन अच्छे से कर जाओ और इन क्वेश्चंस का फिर से रिवाइज कर जाओ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो आ रहा है, क्योंकि आपको इन्हीं बच्चों के साथ तो कंपटीशन करना है। अगर ये सब याद कर गए क्लास में और इनका सही हो रहा है तो मतलब आपको थोड़े से एफर्ट खुद से लगाने पड़ेंगे, वरना तो आप इनसे फिर पीछे रह जाओगे, है ना। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।